हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस करियर वांट प्लेटफॉर्म पे। ओके, और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी इन दोनों से कुछ कुछ टॉपिक लेकर के और वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो हमारी करियर वांट टीम की गुजारिश है कि आप ज्योग्राफी से एक वीडियो अपलोड करिए ताकि बच्चों को इससे लाभ मिले। ओके, तो इसीलिए मैंने आज ज्योग्राफी से वीडियो बनाना। ठीक, ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही आवश्यक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ यह घोषणा की गई थी कि 14 सितंबर 2020 से करियर वांट प्लेटफॉर्म पे ही सभी कोर्सेज के लिए फ्री लाइव बैचेज शुरू की जा रही है। ओके, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी में से जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए होंगे, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों के मनोबल में वृद्धि होके और हम लोग आप लोगों के लिए एक अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड करा सके और आप लोगों को उससे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हो उसे आराम से आप लोगों को प्रदान कर सके। ओके, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ज्योग्राफी, उसमें हम लोग आज बहुत ही बेसिक टॉपिक पे ओके, जिसके बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे, जिसका अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ओके, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब भी हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ते, वैसे तो जनरली बीएससी भी बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें से लगभग तो ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है, वे लोग सिर्फ ज्योग्राफी में पास करने के व्यू से ही पढ़ाई करते हैं। ओके, तो यह समझ में नहीं आ पाता है कि अक्षांतर रेखाएं क्या है। तो इसके साथ साथ भारत से संबंधित जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक है या उनसे संबंधित जितने भी ज्योग्राफिकल तथ्य है वे भी उन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि जो अक्षांश और देशांतर रेखा है ना, ये बहुत ही काम की बात है। ओके, इससे हम लोग को स्पष्ट समझने में मदद होता है कि भारत किस स्थिति में है, भारत में जो हम लोग निवास करते हैं बिहार में, बिहार किस स्थिति में है। इसके साथ साथ भारत के जितने भी अन्य स्टेट है वो किस पोजीशन में है, कोई भी महासागर होता है या नदी होती है वह किस पोजीशन में है, हमारे देश में जो जलवायु की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, किसी देश का समय किस प्रकार से निकाला जाता है, ये जितनी सारी बातें हैं ना, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके साथ साथ इससे आप लोगों को यह भी जानने में मदद होगा कि कर्क और मकर रेखाएं क्या है, उत्तर आर्कटिक वृत्त क्या है, अटलांटिक वृत्त जो है दक्षिणी वो क्या है। ठीक है, और किस प्रकार कहाँ गर्मी पड़ती है, कहाँ ठंडी पड़ती है, वहाँ की जलवायु वाली विशेषताएं क्या क्या है, कौन सी जलवायु में कौन कौन से जीव निवास करते हैं। ओके, तो ये जितनी सारी विशेषताएं हैं ना, ये जितने सारे तथ्य हैं, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर ही निर्भर करती है। ठीक है, और देशांतर और अक्षांश रेखाएं जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ओके, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम सभी यही जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारी है वो गोल है। ओके, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और जो पृथ्वी है हमारी, उसे सबसे अच्छी तरह से समझने का एक साधन है जिसे हम लोग ग्लोब नाम देते हैं। ठीक है, ग्लोब को भी आप सभी ने देखा होगा, और यदि आप लोगों में थोड़ी सी भी समझदारी होगी तो आप लोगों ने ग्लोब को बहुत अच्छी तरह से भी देखा होगा। ठीक है, तो यहां पे ग्लोब पे हम लोग कुछ सामान्य बातें करेंगे, जैसे कि यहां देखिए, यदि आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये जो
ऊपर का पार्ट होता है इसे नॉर्थ बोला जाता है मैप पे, और नीचे साउथ, ठीक है। राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट, ओके। ये सभी आप जानते होंगे। नॉर्थ को उत्तर बोला जाता है, ईस्ट को पूर्व बोला जाता है, वेस्ट को पश्चिम बोला जाता है, और साउथ को दक्षिण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा ग्लोब पे कि एक बीचों बीच रेखा खींची गई होती है, ठीक है। यदि आप लोगों ने इसका नाम देखा होगा तो ठीक है, और नहीं भी देखा होगा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को इससे जुड़ी समस्त जानकारी दूंगा, ठीक है। तो कृपया करके आप सभी इस पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कोई भी गोला होगा, ओके, उसका एक सेंटर होगा, है ना। चलिए, तो इसका भी एक सेंटर होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक गोले की भांति इसका भी एक सेंटर होगा, ओके। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ग्लोब है ये बहुत ही पार्ट में विभाजित होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग करके मैं समझा देता हूँ, ओके। सॉरी, 1 मिनट टाइम दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मान लीजिए कि यह भी आप लोगों का ग्लोब का ही पार्ट है, ओके। और एक यहाँ पे देखिएगा, एक मान लीजिए कि यह भी ग्लोब का ही पार्ट है, ओके। आप लोगों ने ग्लोब पे देखा होगा कि ऐसे बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ओके। ऐसे करके बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं होती है, ठीक। और एक और चीज आप लोगों ने देखा होगा कि क्षैतिज रेखाओं के लंबवत बहुत सारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी होती है, ठीक है दोस्तों। यानी ग्लोब पे क्षैतिज रेखाएं होती हैं और क्षैतिज रेखाओं के ही लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी होती है ग्लोब पे। और जब ये दोनों रेखाएं एक साथ दिखती है ग्लोब पे तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यानी जब दोनों को मिला दिया जाता है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है, ओके। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है। यहां पे थोड़ा आप लोग नोट करते चलिएगा, ये जो रेखा होती है ना, जो ग्लोब के बीचों बीच से होकर के गुजरी होती है, ओके, इसी रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लोब के बीचों बीच से होकर गुजरे होते हैं, यानी जो हमारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर होता है उसे गोल बना गया है, ठीक है। और उसी गोलाकार आकृति को ध्यान में रख करके हमारे ग्लोब का निर्माण होता है, ओके।
और यहाँ पे जो ग्लोब को बीचों बीच से विभाजित किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये रेखा हमारे पृथ्वी को ही बीचों बीच से विभाजित कर दिया, ठीक है। और जो हमारी भूमि को बीचों बीच से होकर के विभाजित करती है, उसी रेखा को नाम दिया गया है भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यह जो रेखा होती है ना, भूमध्य रेखा, यहां जो सेंटर होता है इसका केंद्र, वहां से एक एक डिग्री पे यहां पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये बहुत ही समझने वाली बात। देखिए यह जो भूमध्य रेखा का सेंटर होता है ना, यहां से एक एक डिग्री का माप लिया जाता है, ओके। और वही जो डिग्री यहां मान लीजिए कि हम लोग 45 डिग्री मापते हैं, ठीक है। तो 45 के लिए इतना हो गया, ठीक है। यहाँ 45 का अंकन है। जैसे प्रकाश से या चांद से, जैसे भी हो, आप लोग भी मापते होंगे। जैसे मान लीजिए 45 का कोण खींचना है, तो एक हम लोग पहले रेखाखंड लेते हैं, ठीक है। और रेखाखंड पे क्या करते हैं कि जो इसका अंतिम पॉइंट होता है ना, यहाँ पे ऐसे चांद को रख करके, और इसमें जो बहुत सारा कोण बना रहता है, ठीक है, उसमें से देखते हैं कि कितना डिग्री का हमें कोण लेना है। तो मान लीजिए 45 का लेना है, तो यहाँ पे 45 का देख करके और इसको स्केल से ऐसे मिला दिया जाता है, ओके। तो लास्ट में चल करके हम लोगों का 45 का कोण बन जाता है, ओके। ठीक उसी प्रकार जो भूमध्य रेखा होता है, उसका जो सेंट्रल जो बिंदु होता है, उसी को अंतिम पॉइंट मान करके, और वहां से जितने भी डिग्री का कोण खींचना होता है हमें, उतने डिग्री का यहाँ पे कोण लेते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि 45 का कोण बनाना है, तो यहाँ से 45 का कोण बना लेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो जैसे ही 45 का हमें कोण बनाते हैं, अब इसे अक्षांश रेखा कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं। अब जो ये 45 का यहाँ पे देख लेते हैं कि उसका जो बिंदु है 45 का, वो कहाँ पे आकर के पड़ता है, इस वृत्तीय परिधि पे, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे पड़ता है 45 डिग्री का बिंदु, तो इसको लेकर के और यहाँ से एक सर्कल खींच दिया जाता है इसी पे, ठीक है। और इसी को बोला जाता है 45 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। अब यदि यहाँ से हमें 90 डिग्री का खींचना है अक्षांश रेखा, तो इसी सेंटर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पर एक सर्कल खींचेंगे उसी कोण पे, और इसी को बोला जाएगा 90 डिग्री अक्षांश रेखा, ओके दोस्तों। यहाँ से यदि हम लोगों को 1 डिग्री का अक्षांश रेखा खींचना होगा, तो यहाँ से 1 डिग्री का माप लेंगे, और उसी 1 डिग्री का जो कोण है जहाँ पे परिधि से विभाजित होगा, वहीं से एक वृत्तीय परिधि खींच देंगे हम लोग, ठीक है, उसके ठीक लंबवत, और वही जो वृत्त होगा हम लोगों का 1 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही यदि 0 डिग्री का अक्षांश रेखा इसी सेंटर से 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात यदि 0 डिग्री का कोण हम लोग बनाएंगे तो वह भूमध्य रेखा पर ही पड़ेगा, तो इसीलिए भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, ओके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जितने भी डिग्री की अक्षांश रेखा हम लोगों को खींचनी है, ओके, उतनी डिग्री का कोण बना करके, और वो जहाँ पे वृत्तीय परिधि से लगती है वहीं पे एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, और वही वृत्त अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। अर्थात जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है वो एक वृत्त होती है, ठीक है। तो कहीं कहीं इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, और अधिकांश जगह पे इसे अक्षांशीय वृत्त भी कहा जाता है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बात देखी होगी कि ये जो भूमध्य रेखा होता है ना,
इसके ऊपर में 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अर्थात यह कि भूमध्य रेखा से ऊपर में 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है और ठीक उसी प्रकार भूमध्य रेखा के नीचे भी 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात यहां भी 90। ओके, तो हम लोगों ने देखा ये जो उत्तरी गोलार्ध होती है ना, ठीक है, यहाँ पे हमने दिशा निर्धारित किया था कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर का क्षेत्र होता है यानी ऊपर का, वो हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, और नीचे का साउथ। तो यदि भूमध्य रेखा के ऊपर देखा जाए यानी ऊपर का जो गोलार्ध है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और ये इसी भूमध्य रेखा से नीचे का जो गोलार्ध होता है, गोलार्ध का मतलब अर्धगोला, उसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार इसमें यदि लेंगे हम लोग देशांतर रेखा में, तो ये जो बीच का क्षेत्र होता है ना, उसके लेफ्ट साइड वाले को पश्चिमी गोलार्ध और ईस्ट साइड वाले को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। ओके, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा। ओके, टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 90 180। ओके, और एक जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी हुई? 181। ओके, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि हमारे ग्लोब पे टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ओके, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 181। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोग इतने नोट करिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों ने इतनी सारी बातें जान ली। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब एक नॉर्मल सी बात हमारे ध्यान में आ गई होगी, ठीक है, कि ये जो बीचों बीच जो रेखा गुजरता है ग्लोब से, उसे ही हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इसमें समझने वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है, यानी जो 0 डिग्री से होकर के अक्षांशीय वृत्त गुजरेगी उसी को अक्षांश रेखा भी कहेंगे। ओके, और देखिए एक इसमें महत्वपूर्ण रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ भी गिनती 1 से प्रारंभ होती है, यानी जब भी 0 से हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारी गिनती किससे प्रारंभ होती है? 1 से, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं? 90 डिग्री तक। ओके, ठीक उसी प्रकार जब 0 से हम लोग नीचे आते हैं तो इसमें आप लोग वास्तविक रेखा को ध्यान में मत रखिएगा। ठीक है, इसमें भी 1 से ही शुरू होगा, यानी 0 डिग्री के ऊपर भी हम लोग 1 से शुरुआत करेंगे और नीचे भी 1 से शुरुआत करके 90 तक जाएंगे। ओके, तो यहाँ भी 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली कोई बात नहीं होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने समानता स्थापित किया कि ऊपर भी 1 से शुरुआत होता है और 90 तक जाता है, और ठीक उसी प्रकार नीचे भी, यानी भूमध्य रेखा के नीचे भी 0 डिग्री से शुरुआत होता है और 90 डिग्री तक हम लोग पहुँचते हैं। यदि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में है तो वह 23.5 डिग्री रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होता भी है। ओके, तो अब देखिए ठीक उसी प्रकार एक और इम्पोर्टेंट इसमें अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ओके, और ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, ये जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ना, बहुत ही कामयाब है सभी एग्जामों के लिए। यहाँ पे जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है, और ये जो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसी को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए दोनों तो 23.5 डिग्री ही अक्षांश रेखा है, मगर इसमें सिर्फ डिफरेंस इतनी सी है कि जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होगा
उसको कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में यानी भूमध्य रेखा से नीचे में जो 37 डिग्री रेखा होगा अक्षांश रेखा, उसको मकर रेखा कहते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए इसके आगे क्या है, ये जो 66 डिग्री यहाँ पे लिखा है ना मैंने अक्षांश रेखा, इसी को उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, उत्तरी आर्कटिक वृत्त। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा बच्चों द्वारा इसी को ध्यान में रखा जाता है कि 37 डिग्री अक्षांश रेखा जो नॉर्थ में पड़ता है उसे कर्क रेखा कहा जाता है, और 37 डिग्री अक्षांश रेखा जो साउथ में पड़ता है उसे मकर रेखा कहा जाता है। परंतु जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, उसमें आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 37 डिग्री अक्षांश रेखा नॉर्थ का, और एक दिया रहेगा दक्षिणी गोलार्ध का 37 डिग्री अक्षांशीय रेखा, और उसके बाद ये 66 डिग्री वाले ऑप्शन में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 66 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है अक्षांशीय रेखा, उसे ही हम लोग उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहते हैं, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध में 66 डिग्री अक्षांशीय रेखा पाया जाता है, इसी को हम लोग दक्षिणी अटलांटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक वृत्त। ठीक है दोस्तों, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसे जो उत्तरी आर्कटिक वृत्त है ना, इसे उत्तरी उपध्रुवीय वृत्त भी कहा जाता है, और जो दक्षिण में 66 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, इसे दक्षिणी उपध्रुवीय वृत्त भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आप सभी ने जितने भी महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा है उन सभी से परिचित हो गए। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसपे हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, ये जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे ग्लोब पे दिखती है, इसमें सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही एक ऐसा वृत्त है जो कि पूरे ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। ओके, यानी मैंने क्या कहा कि ये जितनी सारी वृत्त दिख रही है, ठीक है, वृत्त कहने से आप लोग घबराइए, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि डिग्री नाप करके और वहां से जो वृत्त घुमाया जाता है उसी को अक्षांशीय रेखा के नाम से जानते हैं, और ये अक्षांशीय रेखा वृत्त के ही रूप में होती है। ठीक है, सर्कल, सर्कल कहने पे आप लोगों को कुछ ऐसी आकृति ध्यान में आ रही होगी। ओके दोस्तों, उसमें करिएगा, तो ये जितनी सारी अक्षांश रेखाएं दिखती है ग्लोब पे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वही हमारे पूरे ग्लोब को या पूरी धरती को बीच से विभाजित करता है। ओके, और इसीलिए इसका नाम भी भूमध्य रेखा पर है। ठीक है दोस्तों, ये सारे जितने भी अक्षांश रेखा है, ये हमारे जो पृथ्वी है उसको भिन्न भिन्न आकृति में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये जितनी अक्षांश रेखाएं है ना, ये एक समान दूरी पे रहती है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि 0 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। तो ये जितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, ये प्रत्येक अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतर पे होती है। ठीक है दोस्तों, यानी जब भी समान डिग्री के अंतर पे रेखाएं खींची जाएंगी तो दोनों के बीच की दूरी भी समान होगी। ओके, क्या कहा मैंने कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है ना, यानी जितने भी अक्षांशीय वृत्त होती है, उन दोनों अक्षांशीय वृत्तों के बीच की दूरी समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जितनी अक्षांश रेखाएं होती है उनमें से 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, ये दूरी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और यदि आप लोगों के ध्यान में ये रहता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप लोग हमारी पृथ्वी जो है उसमें विभिन्न ऊंचाई को, ठीक है, विभिन्न प्रकार की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके,
अब हम लोग देखने वाले हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऐसे आप लोगों के ध्यान में एक और बात आ रहा होगा कि आखिर अक्षांश रेखाओं का क्या अनुप्रयोग होता है। ठीक है, अर्थात इसका उपयोग हम लोग किस किस कार्यों में करते हैं। ओके, तो वैसे तो इसके बहुत सारे कार्य हैं और मैं बताऊंगा भी, मगर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य है वो है जलवायु को ज्ञात करना। ठीक, देखिए यही ना आप लोगों की अक्षांश रेखा है। ठीक है दोस्त, अक्षांश रेखा में आप कभी भी डाउट मत रखिएगा। अक्षांश रेखा जो मैंने यहाँ पे खींचा है तो आप लोगों को बस ऐसे सीधी लाइन नजर में आ रहा होगा। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, ऐसे वृत्तीय होती है। ठीक है, ऐसी वृत्तीय होती है। ओके, ठीक है दोस्तों, मगर यहां पे मैंने इसका पिक्चर जो बनाया है यह दोनों तरफ का बनाया हुआ है। ठीक, यही यदि एक साइड का ढक दिया जाए तो बस ऐसे बचे। हालांकि पृथ्वी हमारी बड़ी है तो वृत्त का यदि छोटा सा परिधि लिया जाएगा ना तो वह सीधी रेखा ही दिखाई देती। यही कारण है कि जब ग्लोब पे खींचा जाता है लाइन अक्षांश रेखा को तो उसमें एक साइड का ढका रहता है, सिर्फ हम लोगों को एक साइड का ही नजर आता है। यही कारण है कि वो सीधी लाइन में दिखाई देती है। तो इसमें आप लोग डाउट मत रखिएगा। ओके, तो यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा में देखिए ये हो गई थी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहां से 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर के अक्षांशीय वृत्त की तरफ बढ़ते हैं, ओके, वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, और जैसे जैसे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से नीचे भी आते हैं यानी 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, यहां भी टेम्परेचर में कमी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है यहीं पर सबसे अधिक तापमान पड़ता है। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा के पास। आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि जो सूर्य है ना, इसको मैं आगे के भी वीडियो में बताऊंगा, भूमध्य रेखा पर इसकी जो किरणें है ना लंबवत पड़ती है। ओके दोस्तों, आगे के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार से लंबवत पड़ती है। ठीक है, और ध्रुवों पर इसकी किरणें तिरछी पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो जहां किरणें तिरछी पड़ेगी वहां का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और तिरछी पड़ने के कारण इसकी दूरी भी कुछ अधिक हो जाती है, जिसके कारण वहां तापमान का कम प्रभाव पड़ता है। जबकि जो भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस पे सूर्य का अधिक प्रभाव होता है और यही कारण है कि यहाँ पे तापमान बहुत अधिक पड़ता है। ठीक है, और जहां तापमान अधिक पड़ेगा वहां पे वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, वहां घने पेड़ पौधे होते हैं, वहां पे लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे विभिन्न तरह के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे जैव विविधता बहुत ही अधिक होता है, वहां के लोग बहुत ही काले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हम लोग मतलब आगे के सभी वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है, इन रेखाओं के कारण। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया होगा कि अक्षांश रेखाओं का क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके बीच का मैंने डिस्टेंस बताया था 1 से 11 किलोमीटर, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग में होता है। ठीक है, यानी यदि आप लोगों को कहीं की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है, ठीक है, या ऐसा भी पूछ दिया जाता है कभी कभी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे अक्षांश रेखा है तो गिनी चुनी है ना, तो यदि हम लोग को दूरी पता रहता है ना, ठीक है, तो दूरी से यदि उसमें गुना कर दिया जाता है, गुना तो लगभग सभी को आता होगा, तो हमें वह दूरी ज्ञात हो जाती है। ओके, तो आज के वीडियो में जो हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं को जाना वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी यदि उस पर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, और हमारे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसमें भी यह बहुत ही कामयाब साबित होगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अक्षांश रेखा क्या होती है, और ठीक ऐसा ही एक वीडियो मैं देशांतर रेखाओं पर बनाऊंगा। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट होगा, और उसमें भी हम लोग जानेंगे कि देशांतर रेखा क्या होती है, उनके बीच की दूरी क्या होती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं का क्या अनुप्रयोग होता है, आखिर जब कोई भी हमारा जो नवल शिप होता है जब समुद्र में खो जाता है तो उसे हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है,
तो इन सारे बातों पे हम लोग अध्ययन करेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए मैं इसी वीडियो के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।